अब हम बात करेंगे sp2 संकरण के आधार पर आपके कौन से आधारित प्रारूप होते हैं। तो बच्चों sp2CX आबंध युक्त यौगिक आपके पास में दो तरीके के हैं। पहला होता है आपका विनाइलिक और दूसरा होता है आपका एरिल हैलाइड। अब हम किन हैलाइड्स को विनाइलिक हैलाइड कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड होने का और एराइल हैलाइड होने में मेन जो कंडीशन हमको चाहिए वो है कि जो कार्बन का संकरण हो sp2 हो और बॉन्ड हमको दिखे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो पहली कैटेगरी है बच्चों आपकी विनाइलिक हैलाइड और दूसरा आपका कैटेगरी है एरिल हैलाइड। एलिल नहीं है, ये एरिल हैलाइड है। नाम में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमने पढ़ा एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम बात कर रहे हैं विनाइल हैलाइड की और एराइल हैलाइड की। तो देखते हैं कि विनाइल हैलाइड हमारे क्या होते हैं। विनाइल हैलाइड वो प्रकार के यौगिक हैं जिसमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मुझे चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में द्विक आबंध डबल बॉन्ड, और जो मुझे हैलोजन परमाणु लगाना है वो मुझे सीधा उसी कार्बन से लगाना है जिसका संकरण sp2 है। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि वहां पर हमें चाहिए है द्विक आबंध, और द्विक आबंध के साथ साथ हमें और क्या चीज चाहिए? हमें जो संकरण चाहिए वो हमें चाहिए sp2 संकरण। तो बच्चों एक तो आपका आबंध हो द्विक और संकरण हो sp2, यही दो नियम लगेंगे अगर मुझे पहचानना है कि कोई हैलाइड विनाइलिक हैलाइड है। यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पे एक कंपाउंड लिखा है, आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड C और मैंने X को पहले वाले कार्बन के साथ लगाया। अब हम इसको विनाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं? हाँ जी, हम इसको बिल्कुल विनाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर कैसा आबंध है? डबल आबंध है। और आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका कार्बन है ये कैसा है? ये आपका sp2 संकरण वाला है। क्लियर? अब ये मैंने कंपाउंड बनाया, ये आपका कैसा कंपाउंड है? ये आपका एलिफेटिक कंपाउंड है। अब अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं तो एरोमेटिक में हमारी खुली श्रृंखला नहीं होती, श्रृंखला बंद होती है। तो मैंने यहाँ पर एक रिंग बनाई। अब बच्चों मैंने रिंग बना के यहाँ पर एक बॉन्ड लगाया। यहाँ पर ये बॉन्ड, ये आबंध लगाने का मतलब है कि ये जो आपका बॉन्ड है ये द्विक आबंध है। यहाँ अगर मैंने बॉन्ड लगाया तो ये आपका कैसा आबंध है? ये आपका द्विक आबंध है। अब मुझे इस कंपाउंड को अगर विनाइलिक हैलाइड कहना है या मेरे को इसको एराइलिक हैलाइड कहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस वाले कार्बन पे हैलोजन लगाना पड़ेगा। इस वाले कार्बन पे हैलोजन को लगाने का मतलब है कि एक तो यहाँ पर आबंध हो गया द्विक, और उसके अलावा यहाँ पर जो कार्बन है वो आपका कैसा है? वो आपका sp2 संकरित है। क्लियर? तो ये होते हैं आपके विनाइलिक, और अगर आप उन्हीं को चेन के रूप में पढ़ोगे तो वो आपके अब कहलाएंगे एराइलिक हैलाइड। क्लियर बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं हम एरिल हैलाइड। इस प्रकार के यौगिक में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक विलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े रहते हैं। तो हमने क्या लिया? हमने एक एरोमेटिक विलय लिया, एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया, उसमें डबल बॉन्ड लगाया और इस वाले कार्बन से हमने X को लगा दिया। तो ये आपका कैसा कंपाउंड हो गया? ये आपका हो गया एरिल हैलाइड। क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एरिल हैलाइड। क्लियर? तो यहां पर हमने बहुत सारी चीजें देखी। संकरण देखा sp2, संकरण देखा sp3, हमने आबंध देखा डबल वाला, मतलब द्विक आबंध हमने देखा। तो बच्चों अगर sp2 कार्बन आपका संकरित है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सीधा हैलोजन कनेक्टेड है तो वो आपका यहाँ तो होगा विनाइलिक वाला हैलाइड या आपका एरिल वाला हैलाइड। क्लियर? तो ये हमने तीन विभाजन पढ़े हेलो एल्केन के बारे में, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। पहला था कि हैलोजन की संख्या के आधार पर, तो मैंने आपको बताया था कि एक हैलोजन होगा तो हम उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, दो होंगे तो हम उनको डाई कहते हैं, तीन होते हैं तो हम उनको ट्राई कहते हैं, और अगर तीन से ज्यादा हो गए तो हम उनको पॉली कहते हैं। उसके बाद हमने आबंध क्या देखा? sp3 वाला, उसमें हमारे पास में तीन तरीके के हेलो एल्केन और हेलो एरीन थे। पहला था आपका एल्काइल हैलाइड,
दूसरा था आपका एलाइल हैलाइड और तीसरा था आपका बेंजाइल हैलाइड। अब ये जो अबंध है ये आपका sp2 है। इसमें आपके पास दो कैटेगरी है, एक है विनाइल हैलाइड और एक है आपका एरिल हैलाइड। क्लियर? तो संकरण और बंध का बहुत ध्यान रखते हुए ही आपके उनको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो ये था आपका पूरा वर्गीकरण हैलो एल्केन और हैलो एरीन का। आगे हम बढ़ते हैं नाम पद्धति की तरफ। अब जब भी आप कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो बच्चों नाम पद्धति को जानना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। तो नाम पद्धति को जानने के लिए हमारे पास में कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी हम उसकी नाम पद्धति के बारे में जान पाएंगे। तो हैलोजन यौगिक का वर्गीकरण सीखने के पश्चात आइए अब हम सीखें कि हम इनको नाम कैसे दे सकते हैं। तो बच्चों नाम देना जो है उसका जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो किया था IUPAC ने, ये आप कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म होती है, पूरा रूप है इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी IUPAC ने आपको कुछ नियम दिए हैं नाम पद्धति करने के लिए और उन्हीं को हम फॉलो करके किसी भी, आप जानते हो कि किसी भी विलय का हम नाम लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारी नाम पद्धति के आधार पर हमें क्या क्या नियम दिए हुए हैं। एल्काइल हैलाइड के सामान्य नाम को उत्पन्न करने के लिए एल्काइल समूह का नाम लिखने के पश्चात हम हमेशा हैलाइड का नाम लिखते हैं और यही रूल होता है किसी भी कंपाउंड का नाम देने के लिए। अब यहाँ पर आपको क्या बात बताई गई है, जैसे आपको एल्काइल हैलाइड का नाम देना है, बच्चों इस एल्काइल हैलाइड का आपको नाम देना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एल्काइल का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला, जिसको आप R से लिखते हो और इसे मैं कहूंगी कार्बन की श्रृंखला। इसे मैं क्या कहूंगी, कार्बन की श्रृंखला। अब इस कार्बन की श्रृंखला को मैं R से लिखूंगी और हैलाइड आप जान चुके कि हम हैलाइड मतलब हैलोजन को हम हैलाइड बोलेंगे और हैलोजन मेरे पास में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर इतना? चलिए ये हो गई आपके पास में कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला में आपने R के साथ X लगाया और इसको ही हम बोलेंगे RX को एल्काइल हैलाइड। अब बच्चों नियम क्या कहता है कि अगर मुझे इस RX को नाम देना है तो नाम देने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्काइल समूह का नाम लिखने के पश्चात ही हम हैलाइड का नाम लिखते हैं। हम इसको हमेशा पहले R लिखते हैं फिर X लिखते हैं। आपने कभी नहीं देखा कि हमने पहले X को लिखा और बाद में R को लिखा, ऐसा हमने कभी नहीं किया। तो एल्काइल जो समूह है, एल्काइल मतलब जो कार्बन की श्रृंखला है, उसको आप पहले लिखेंगे और X को आप हमेशा बाद में लिखेंगे। क्लियर? तो देखते हैं हम उसका नाम कैसे देंगे। नामकरण की IUPAC पद्धति में एल्काइल हैलाइड का नामकरण हेलो स्थापित हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। एक हैलोजन वाले बेंजीन के उत्पन्नों के सामान्य और IUPAC नाम एक ही होते हैं। इस बात का ये मतलब है कि नामकरण करने के लिए हमको IUPAC पद्धति को फॉलो करना पड़ेगा और IUPAC पद्धति में एल्काइल हैलाइड का नामकरण हेलो प्रतिस्थायी हाइड्रोकार्बन के रूप में होता है। तो क्योंकि हम नाम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, तो इनका जो नामकरण होगा वो हेलो प्रतिस्थापी कार्बन के ही हिसाब से होगा। डाई हैलोजन उत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में हम OMP तथा पूर्व लग्न के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इस बात का आपका क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जब आप एरोमेटिक तत्वों को बनाएंगे, एरोमेटिक की आप IUPAC नेमिंग करेंगे, तो वहां पर हैलोजन की
पोजीशन क्या है, वो किस जगह पर प्रतिस्थापित है, उसके हिसाब से आपकी 3 पोजीशंस होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये क्या होता है ऑर्थो, मेटा, पैरा, मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम क्योंकि नाम पद्धति पढ़ने वाले हैं तो हमें ये जानना होगा कि किसी भी कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों एक उदाहरण के तौर पे हम यहाँ से शुरू करते हैं। नाम पद्धति का पहला उदाहरण जो है आपका ठीक है। तो हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में ये 4 जो प्रश्न मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनकी नाम पद्धति देखेंगे, इनका नामकरण करने की हम कोशिश करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप नामकरण करेंगे, नामकरण यहाँ पर नाम पद्धति IUPAC के हिसाब से फॉलो करेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे कि R और X की फॉर्म में ही आपको कोई भी वलय यहाँ पर गिवन होगा। R का मतलब एल्काइल समूह और X का मतलब आपका हैलोजन ग्रुप। तो मुझे यहाँ पर जो मैंने पहला कंपाउंड लिखा है उसका नाम लिखना है, तो उसका नाम लिखने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि IUPAC जो नामकरण है, नाम पद्धति है, वो आप कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों 1 2 3 4 सिंपल सी बात है, कितने कार्बन हैं यहाँ पर? 4 कार्बन हैं, और आप बच्चों को अच्छे से पता है कि 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या कहते हैं? 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। इतना क्लियर है? अब बच्चों 4 कार्बन को मैं ब्यूट कहूंगी, और यहाँ पर मैंने जो भी कार्बन की श्रृंखला लिखी है आप देख सकते हो कि कहीं पर भी मैंने डबल बॉन्ड नहीं लगाया, मैंने सीधा चेन को लिखा है, सीधा उस श्रृंखला को लिखा है। इसका मतलब जितने भी कार्बन है सबके बीच में एक एक बॉन्ड है, एक एक आबंध है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर मुझे इस विलय को नाम देना है तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगी? आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हैलोजन लगा हुआ है वो ब्रोमीन है। क्या है इसका नाम? इसका नाम ब्रोमीन है, Br आपका ब्रोमीन है। और वो जिस कार्बन श्रृंखला के साथ लगा हुआ है उस कार्बन श्रृंखला में मेरे पास में 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन होने का मतलब मुझे इसको नाम देना पड़ेगा। इसको क्या नाम देंगे बच्चों? हम ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का जो नाम हुआ मेरे पास वो हुआ ब्रोमो ब्यूटेन। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने IUPAC पद्धति को फॉलो करके इसका नामकरण किया तो मैंने जो यहाँ पर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ था उसको मैं आगे ले आई, और कार्बन की जो श्रृंखला है उसको हमने नाम के रूप में पीछे लिखा। लेकिन बच्चों ऐसा हम तब करेंगे जब हम इसका नामकरण करेंगे, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में आप हमेशा देखोगे कि R पहले आएगा और X आपका बाद में आएगा। लेकिन जब हम इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण में ब्रोमो आपका पहले आएगा और ब्यूटेन आपका बाद में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? 3 कार्बन को हम कहते हैं मेथ एथ प्रोप। क्या कहते हैं? 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर I लिखा है, और I का मतलब होगा यहाँ पर आयोडो। क्या होगा? आयोडो। तो मुझे अगर इसका नामकरण करना है तो मैं यहाँ लिखूंगी आयोडोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा आयोडोप्रोपेन। क्लियर है? तो इस श्रृंखला को हमने नाम दिया आयोडोप्रोपेन। प्रोपेन मींस मेरे पास में यहाँ पर 3 कार्बन है, और आयोडो जो है वो हैलोजन के रूप में वहां पर लगा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरा मेरे पास में यहाँ पर जो विलय गिवन है 1 2 3 4 5, मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि 5 कार्बन हैं, और आप बच्चे अच्छे से जानते हो कि 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं।
क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कार्बन नहीं पता तो आप इसको रट लीजिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। डेक मतलब 10 कार्बन। क्लियर? अब यहां पर मैं देखूं कि Cl लिखा हुआ है और मुझे पता है कि Cl को मैं क्लोरो कहूंगी, तो इस तत्व का, इस विलय का नाम हुआ क्लोरोपेंटेन। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोपेंटेन। तो बच्चों, ये जो आपका कार्बन की श्रृंखला है उसमें आपके पास में 5 कार्बन है। 5 कार्बन के साथ में यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो मैंने इसको नाम दिया क्लोरोपेंटेन। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब मेथ, एथ, प्रोप, और प्रोप के साथ यहाँ पर F लगा हुआ है और हम जानते हैं कि जो F वाला होता है वो होता है हमारा फ्लोरो। क्या होता है? F मतलब फ्लोरो। तो यहां पर हम लिखेंगे मेथ, एथ, प्रोप, तो ये हुआ फ्लोरोप्रोपेन। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा फ्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन और F मतलब यहाँ पर फ्लोरो जो है वो हेलोजन के रूप में लगा हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो ये था कि जब भी आप इसकी नाम पद्धति करेंगे तो आप नाम पद्धति में पहले आप हेलोजन को लिखेंगे और बाद में कार्बन की श्रृंखला को लिखेंगे। अब हमने बात की कि OMP ये क्या होता है। OMP हम हमेशा एरोमेटिक तत्वों के बारे में बात करेंगे तब लिखेंगे। OMP का मतलब होता है कि किस पोजीशन पर हेलोजन आपका लगा हुआ है। तो बच्चों उसके आधार पर हमें क्या देखना है? हमें O, M और P के बारे में जानना है। तो हमारे पास में यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें बेंजीन और 2-2 ब्रोमीन जो हैं बच्चों वो आपके अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं। अब हमें क्या क्लियर करना है? हमें ये देखना है कि OMP हम किसको कहेंगे। OMP का मतलब है कि बच्चों अगर आप इसको नाम देना शुरू करोगे, नंबर देना शुरू करोगे, तो अगर आपने इसको नंबर दिया कार्बन को यहां से, तो मैं बोलूंगी 1 2 3 और ये 4, ये 5, ये 6। तो पहले वाले और चौथे वाले कार्बन पे आप देखो जो आपका ब्रोमीन हैलोजन है वो आमने सामने लगा हुआ है। आमने सामने वाली पोजीशन को, आमने सामने वाली जो स्थिति है उसको हम कहते हैं पैरा। इसको क्या बोलेंगे हम? पैरा। ठीक है। अगर मैं नंबरिंग यहां से दूं तो 1 2 3 4 5 6, जो पहली और दूसरी स्थिति है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑर्थो। आगे हम बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6। आप देखोगे कि जो आपका ब्रोमीन लगा हुआ है वो पहले और तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो पहले और तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसकी स्थिति हुई मेटा वाली। तो इसी के आधार पर इसकी 3 पोजीशंस होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। पैरा मतलब आमने सामने, ऑर्थो मतलब पहला दूसरा, और मेटा का मतलब पहला और तीसरा। तो आपको ध्यान रखना है जब हम नेमिंग करेंगे, जब हम आगे और नामकरण को पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत ही उपयोगी होगा। अब बच्चों अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो आप देख सकते हो कि पहले और चौथे पे आपका कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो मुझे लिखना होगा 1,4, इसको मैं बोलूंगी ब्रोमो, और ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये है बेंजीन। तो इसका नाम हुआ 1,4 ब्रोमो बेंजीन।
इसका मुझे नाम लिखना है तो 1 और 2 पे ब्रोमो है, लेकिन इसमें एक गलती है। अगर आप उसे पहचान सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि आपको IUPAC थोड़ी बहुत क्लियर है। मैंने यहाँ पे लिखा 1,4-ब्रोमोबेंजीन, लेकिन बच्चों आपने एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर यहाँ पे नोटिस की हो कि ब्रोमो मेरे पास यहाँ पर एक नहीं है, ब्रोमो यहाँ पर मेरे पास में कितने हैं, ब्रोमो मेरे पास में यहाँ पर 2 हैं। तो मुझे इसका नाम क्या लिखना होगा, मुझे इसका नाम लिखना होगा 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन। क्या लिखना होगा, 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन। तो मुझे यहाँ पर 1,4 के आगे क्या लगाना होगा, डाई भी लगाना होगा। इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो इसका नाम होगा 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि पहली और दूसरी पोजीशन पर 2 ब्रोमीन ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप है, 2 है, इसलिए मैंने डाई लगाया और बेंजीन हमने यहाँ पे लिखा। इसका नाम होगा, पहले और तीसरे पे आप देख सकते हो ब्रोमीन ग्रुप है, तो इस विलय का नाम होगा 1,3-डाइब्रोमोबेंजीन। तो बच्चों अगर बेंजीन के ऊपर 2 ब्रोमीन है तो डाइब्रोमो, 3 ब्रोमीन है तो हम उसको लिखेंगे ट्राइब्रोमो, और अगर एक ही ब्रोमो है तो एक को हम एक ही लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। तो हम ब्रोमोबेंजीन किसे कहेंगे, अगर हमारे पास में ये सिंपल बेंजीन का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर सिर्फ ब्रोमीन एक ही लगा हुआ है, एक ही ब्रोमीन लगा है, तो इसे मैं कहूंगी ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? तो नाम पद्धति के हिसाब से हम IUPAC के रूल्स को फॉलो करके इसी तरीके से नामकरण करते हैं। अब नामकरण में आपके पास में एक तो नामकरण होता है IUPAC और एक नामकरण होता है आपके पास में सामान्य नामकरण। एक आपके पास में होती है IUPAC पद्धति और एक होती है हमारे पास में सामान्य नामकरण। तो IUPAC पद्धति और सामान्य नामकरण के कुछ उदाहरण और कैसे हम IUPAC लिखेंगे उसके ऊपर हम कुछ प्रश्न हमारे अगले अध्याय में जरूर करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ अपनी अगली कक्षा में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।